नमस्कार साथियों, हौसला जीवित ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आज 14 जुलाई को मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सभी 45 जिलों के अग्रणी लीड कॉलेजों में एक नया प्रयोग किया जा रहा है। जी हाँ, अभिनव प्रयोग। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा इस साल से प्रदेश के 55 जिलों के जो अग्रणी महाविद्यालय हैं उनको नाम बदल दिया है, पीएम एक्सीलेंसी महाविद्यालय। ये वही है, रंग रोगन कर दिया है, डेंटिंग पेंटिंग कर दी है, पुरानी गाड़ी नहीं होगी, ये प्रयास है। आज अभी इंदौर के अटल बिहारी वाजपेयी कला वाणिज्य महाविद्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी उद्घाटन करेंगे। जबलपुर के शासकीय महाकोतल कॉलेज में सांसद आशीष दुबे और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह इसका शुभारंभ करेंगे। ऐसे अन्य जिलों में भी बाकी 53 जिलों में भी कहीं ना कहीं कोई मंत्री इनका शुभारंभ कर रहा है। एक्सीलेंसी कॉलेज बनाने का उद्देश्य क्या है? सरकार का उच्च शिक्षा विभाग कह रहा है एक ही छत के नीचे हम कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि, शिक्षा, विधि, गृह विज्ञान, पत्रकारिता, प्रबंध, फार्मेसी ये सारे पाठ्यक्रम के बच्चों को लाभान्वित कराएंगे। अध्ययन अध्यापन के साथ शोध की, रिसर्च की विधाएं भी यहाँ पे चलाई जाएंगी। एक ऐसा वातावरण कि आपको एक ही जगह, मतलब जैसे शॉपिंग मॉल होते हैं ना, बाजार में आजकल शॉपिंग मॉल का ज़माना है। अब वहाँ आपको सब्जी भी मिलेगी, कपड़े भी मिलेंगे, गाड़ियाँ भी मिलेंगी, पिक्चर भी देखने को मिलेगा, गेम्स जोन भी मिलेगा। ऐसे ही एजुकेशनल मॉल पीएम एक्सीलेंसी महाविद्यालय वास्तव में एजुकेशनल मॉल है, जहाँ आपको कोचिंग भी मिल जाएगी, खेती भी मिल जाएगी, प्रबंध की शिक्षा भी मिल जाएगी, साइंस मिल जाएगी, मैनेजमेंट भी मिल जाएगा, सभी कुछ मिलेगा, अध्ययन अध्यापन और रिसर्च भी मिलेगी। एक अम्ब्रेला स्टडी, एक छाता होता ना, 32 कढ़ाई वाला छाता, उसके नीचे एक कॉलेज के नीचे 32 सब्जेक्टों का इनका ऐसा प्रयास है कि हम करेंगे। अब एक्सीलेंसी कॉलेज ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में या इंडिया में है, नहीं। भोपाल का एक कॉलेज है उत्कृष्ट संस्थान, वो एक्सीलेंसी कहलाता है। और एक्सीलेंसी की तर्ज पे अगर हम देखें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्सीलेंस यूनिवर्सिटी है, दिल्ली का जेएनयू एक्सीलेंट यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी एक्सीलेंट है, शांति निकेतन कलकत्ता एक्सीलेंट यूनिवर्सिटी है, लखनऊ विश्वविद्यालय एक्सीलेंट यूनिवर्सिटी है। इंस्टीट्यूट की बात करें तो आईआईटी हमारे सब एक्सीलेंट हैं, आईआईएम सब एक्सीलेंट हैं। लॉ इंस्टीट्यूट जो धर्मशास्त्र, जैसे जबलपुर में धर्मशास्त्र है, ये सब एक्सीलेंट है। और बेंगलोर का साइंस इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर का है, वो नंबर 1 है। ये कहलाते हैं एक्सीलेंस। और इनको एक्सीलेंसी का दर्जा एक दिन में नहीं मिला, लंबी मेहनत, उसमें छात्रों का भी योगदान है, विद्यार्थियों का भी योगदान है, शिक्षकों का भी योगदान है, प्राध्यापकों, शिक्षकों, छात्रों, शिक्षाविदों, राजनेताओं, सबका और स्थानीय जनता का योगदान है। तभी आज बीएचयू ब्रांड बना है, जेएनयू ब्रांड बना है, मुंबई यूनिवर्सिटी ब्रांड बनी है, शांति निकेतन ब्रांड बना है, इंस्टीट्यूट साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर ब्रांड बना है, आईआईटी ब्रांड बना है, आईआईएम ब्रांड बना है। और बाकी शैक्षणिक संस्थान सिर्फ डिग्री बांट रहे हैं, पास फेल परीक्षा लेने, रिजल्ट निकालने, परीक्षा के रिजल्ट में भी गड़बड़ियां होती हैं, उसमें लगे। अब इनका सरकार की सोच है, बहुत अच्छी सोच है, जिसका मैं स्वागत करता हूँ तहे दिल से, बहुत बढ़िया करा कि 1956 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। उससे करते करते आज कम से कम हम इतने सोच पे आ रहे हैं कि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का, एक उत्कृष्ट विद्यार्थियों का सृजन हो प्रदेश के महाविद्यालयों में। उच्च शिक्षा उच्च संस्थानों की कमी सदैव बनी है। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था और धीरे धीरे यहाँ पे विश्वविद्यालय बने, जबलपुर विश्वविद्यालय,
भोपाल विश्वविद्यालय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर। फिर बाद में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर बना, जो आज केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया है। और मध्य प्रदेश के गठन के पहले डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर था 1944-46 में, वो भी अब केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया। विश्वविद्यालय धीरे धीरे हुए, फिर आईआईटी आईआईएम इंदौर में आए, ट्रिपल आईआईटी जबलपुर में आया, ट्रिपल आईआईटी ग्वालियर में आया, और धीरे धीरे फिर 1999 में मध्य प्रदेश का विघटन हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य बना, तो रायपुर बिलासपुर सब वहाँ चले गए। अब मध्य प्रदेश, आज भी मध्य प्रदेश में सरकारी और गैर सरकारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं ये 36 हैं। शासकीय विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेजों की बाढ़ है, मेडिकल कॉलेजों की बाढ़ है। और अगर हम देखें, ये सभी शैक्षणिक संस्थान वित्तीय और मानवीय संसाधनों से जूझ रहे हैं। मेरे शहर जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में यहाँ पे 158 स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति है, सैंक्शन पोस्ट है, लेकिन नियमित प्राध्यापक यहाँ पे सिर्फ 24 कार्यरत हैं और बाकी अतिथि विद्वान हैं। ये स्थिति अन्य विश्वविद्यालयों की भी है, कुछ में थोड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन जबलपुर की तो बहुत ही बुरी हालात है, बहुत ही। अब यहाँ तो ये हालत है कि समाजशास्त्र, रसायन शास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर साइंस, ये सारे विभाग जो हैं जीरो हैं। राजनीति शास्त्र में एक प्राध्यापक हैं, वो भी रिटायर होने वाले हैं एक साल में। अर्थशास्त्र विभाग में इस साल 2 प्राध्यापक हैं, दोनों रिटायर हो जाएंगे। गणित में 1 हैं, वो भी रिटायर होने वाले हैं। फिजिक्स में भी 2 लोग बचे हैं। तो ये हालात हैं और आप नियमित नियुक्तियाँ नहीं हैं। फिर उसके बाद आप एक्सीलेंस कॉलेज खोल रहे हैं, पीएम एक्सीलेंस। यहाँ पे 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। सागर विश्वविद्यालय तो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद से इसके बुरे दिन चालू हो गए। यहाँ पे एक तत्कालीन कुलपति हुए हैं 2012-13 में, उन्होंने कुछ नियुक्तियाँ की थी, विज्ञापन से ज़्यादा नियुक्तियाँ कर दी, गैर कानूनी तरीके से करी, तो वो जेल भी जाना पड़ा और सीडीआई सीबीआई सब उसकी जांच कर रही है। एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय है अमरकंटक में, इंदिरा गांधी जनजाति केंद्रीय विश्वविद्यालय। नाम इसका है जनजाति, इंदिरा गांधी जनजाति केंद्रीय विश्वविद्यालय। जनजाति क्षेत्र में है, लेकिन सिर्फ बिल्डिंग बनाने के अलावा और भर्ती करने के अलावा और पारंपरिक बीए बीकॉम बीएससी एग्रीकल्चर, इसके अलावा कुछ नहीं कर पा रहा। स्थापना काल से 14 साल हो गए हैं, 14-15 साल, एक भी ट्राइबल मोनोग्राफ नहीं बना इनका, एक भी ट्राइबल रिसर्च नहीं हुई। पास में डिंडोरी के बैगा चक का भी इन्होंने अध्ययन नहीं करा, ना बैगा चक पे कोई किताब लिखा पाए यहाँ के छात्र और ना यहाँ के प्राध्यापक, तो वो नाम का है। एक धर्मशास्त्र लॉ यूनिवर्सिटी है जबलपुर में, केंद्रीय है, इसके भी 6 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी एक किराए के भवन पे चल रही, इसकी अपनी बिल्डिंग नहीं है। तो ये स्थिति है, शिक्षकों मानवीय संसाधनों से ये जूझ रहे हैं, इनकी अधोसंरचना भी नहीं है। और ऐसे में अब आप कर रहे हो एक्सीलेंट विश्वविद्यालय जो है उनको छोड़ के अब महाविद्यालय हो। स्थिति वही है कि हमारा घर जो है उसको हम मजबूत नहीं कर रहे और नया घर बना रहे हैं। अब नए घर बनाने में आपको मालूम है कितनी तकलीफ होगी। हाँ, 2 संस्थान हमारे यहाँ के बहुत अच्छे चल रहे हैं, जैसे इंदौर आईआईटी आईआईएम, जबलपुर और ग्वालियर का ट्रिपल आईटीडी, ये मानक हैं, स्टैंडर्ड है, इनकी नाम है। और एक और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल, ये भी उत्कृष्ट संस्थानों में इसकी गिनती होती देश में। आखिर उच्च शिक्षा संस्थानों की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? बात सही है, बहुत लंबे समय से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय छात्र संगठन है, जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, इसकी शुरू से मांग रही, एक लंबे समय से करीब 20 साल से मांग कर रहा था कि प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थिति को तंदुरुस्त किया जाए, दुरुस्त किया जाए, जिससे यहाँ पे बाहर के छात्र पढ़ने आए और यहाँ से पलायन ना करें।
इसीलिए उसने मांग की थी और उसी मांग के तहत आज वो पूरी हो रही है। लेकिन फिर भी सरकार जल्दबाजी में, हाँ, ये जल्दबाजी, बहुत जल्दबाजी है। एक ही छत के नीचे सभी विधाओं के अध्ययन और शोध की कल्पना जो को साकार करने का प्रयोग कर रही है, वो जल्दबाजी है। इसमें बहुत विसंगतियां हैं। सरकार की अपनी सोच है, कैसे कर रही है, क्या कर रही है, इससे हमें लेना देना नहीं। लेकिन अगर हम देखें, आज पीएम एक्सीलेंसी जो है, इस पे अगर हम चर्चा करें तो इसमें बहुत से ऐसे हैं विसंगतियां कि अगर इनका निराकरण नहीं किया तो ये उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थानों की भ्रूण हत्या होते देर नहीं लगेगी। पीएम एक्सीलेंसी कॉलेज की जो कार्य योजना है, उसको देख कर लगता है ठीक उसी तरह से क्रियान्वित हो रही है कि जैसे योजना आयोग जो था दिल्ली में योजना आयोग के सदस्य जो थे, एसी कमरे में बैठ के सुदूर डिंडोरी के गांव के बैगा चक की कल्पना कर लेते थे, उसके लिए विकास योजनाएं लागू करते थे। पहले पंचायती राज भी हमारे यहाँ ऐसे ही था, 73 में संशोधन के बाद सुधार हुआ। तो ये स्थिति वही है। और अभी आपने देखा होगा हाल के चुनाव में भी यही हुआ। अब की बार 400 पार, तो आप कर रहे थे कैलकुलेशन और हुआ कितना, 240। तो एसी कमरे में बैठ के ग्राउंड रियलिटी नहीं देखते हैं, उसका हर्ष यही होता है। यही हालात पीएम एक्सीलेंसी के हैं। अब देखिए, ना तो सरकार ने शिक्षाविदों से चर्चा की, ना एक प्रदेश के कुलपतियों से चर्चा की, ना महाविद्यालयों के प्राचार्य से, ना शिक्षकों से, ना छात्र संगठनों से, किसी से भी नहीं करी और योजना लागू कर दी। बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए, उच्च शिक्षा के संस्थान बनना चाहिए, जरूरी है। लेकिन अब इसमें देखिए आप विसंगतियां क्या है। आप कह रहे हैं हम एक ही छत के नीचे सभी विधाओं का अध्ययन, अध्यापन और शोध कराएंगे। जैसे विश्वविद्यालय कराता है वैसे ही एक्सीलेंट जो कॉलेज हैं, पीएम एक्सीलेंस, ये कराएंगे। अब आपने यहाँ इसके कोई मापदंड नहीं रखे। अभी आप कह रहे हो हम बीए, बीकॉम, एग्रीकल्चर, विधि और शिक्षा चालू कर रहे हैं। आपने इसमें पत्रकारिता, प्रबंध, फार्मेसी की चर्चा ही नहीं करी, होम साइंस की चर्चा ही नहीं करी। भाई ये भी तो जरूरी है, उसकी नहीं करी। आप जहाँ पे जो डिग्री दोगे, पढ़ाओगे आप, डिग्री आपका संबंधित विश्वविद्यालय देगा। जैसे महाकौशल कॉलेज पीएम एक्सीलेंस हो जाएगा, लेकिन इसकी डिग्री में ठप्पा लगेगा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का। अटल बिहारी वाजपेयी एक्सीलेंस कॉलेज इंदौर, उसमें ठप्पा लेगा डिग्री में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। ऐसे अन्य जिलों में भी जहाँ जहाँ उनके संबंधित विश्वविद्यालय हैं, तो आपको उनके मोहताज रहना पड़ेगा विश्वविद्यालय के। अब विश्वविद्यालय के पैरेलल आप कर रहे हो, पढ़ाई करा रहे हो, वो ठीक होना चाहिए, लेकिन आप एक ही छत के नीचे कर रहे हो। अब प्रदेश के जो 55 जिले हैं, 55 महाविद्यालय हैं, इसमें मानव संसाधन और अधोसंरचना का पूरी तरह अभाव है। बीए, बीकॉम, बीएससी की फैकल्टी जो है वो भी पूरी नहीं है। जैसे जबलपुर में साइंस कॉलेज से 6 लोगों को डिप्लॉयमेंट करा गया 3 महीने के लिए, रीवा टीआरएस से एक्सीलेंस कॉलेज के लिए करे गए। इस हर जगह आपने अभी परसों निकाला। अब आपने टीचर तो डिप्लॉयमेंट कर दिया 3 महीने के लिए, आपका मूल कॉलेज है वहाँ सफ़र करेगा, वहाँ शिक्षक नहीं है, वहाँ परेशानी होगी। और यहाँ आएंगे फिर 3 महीने बाद फिर चले जाएंगे या 3 महीने बढ़ जाएंगे। लॉ के आपके पास नियमित शिक्षक नहीं है, विधि के आप कहाँ से लाएंगे? हर 55 कॉलेजों के लिए लॉ के। एजुकेशन बीएड के लिए आपके पास नियमित शिक्षक नहीं है, ना पीएससी कराती, आपके पास है ही नहीं सरकारी शिक्षक, आप कहाँ से लाएंगे? अगर पत्रकारिता चालू कर देंगे, पत्रकारिता है, मैनेजमेंट है, इसके लिए आप शिक्षक कहाँ से लाएंगे? एग्रीकल्चर भी आप चालू कर रहे हैं। अब विडम्बना देखिए, एग्रीकल्चर के लिए आपके पास कोई भी शिक्षक ही नहीं है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उससे टाई अप करना था, उससे नहीं कर रहे, आप सेपरेट कर रहे हैं। बढ़िया, अच्छा होना चाहिए। मैं 55 महाविद्यालयों की बात कर रहा हूँ। 55 में से कम 45 महाविद्यालय ऐसे हैं उनके पास खेती के लिए जमीन ही नहीं है, उनके पास साइंस की लैब ही नहीं है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। खेती कहाँ करेगा? आप उसको डिजिटल खेती कराओगे क्या? बच्चे को ग्राउंड में नहीं भेजोगे ना, डिजिटल खेती कराओगे। आपको फिजिकल एजुकेशन का भी डिपार्टमेंट खोलना था, नहीं खोला आपने। बीपीएड एमपीएड कहाँ करेगा? वो भी करना चाहिए, वो नहीं करा। वो करेंगे तो आपके पास उतने ग्राउंड्स नहीं है जहाँ बच्चा सीख सके, सर्वांगीण विकास हो सके। संगीत को आपने नहीं रखा, संगीत जान होता है।
रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना के, उन्हीं की जो स्थापना है ना शांति, उसी की तर्ज पे बनाए जा रहे हैं पीएम एक्सीलेंस। लेकिन वो प्रकृति के साथ उनने जोड़ा था और उसमें रखा था कि बच्चा वहाँ पे बीए बीकॉम भाषा के साथ संगीत भी सीखे, चित्रकला भी सीखे। और उसी कंसेप्ट को आज 150 साल बाद हम कर रहे हैं, लेकिन आधे अधूरे। अब गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है, उत्कृष्ट शिक्षा या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आपको क्राइटेरिया करना पड़ेगा छात्र संख्या का। अभी ये स्थिति है इन 55 महाविद्यालयों में कि यहाँ पे एडमिशन जो हुए हैं 5,000 से लेके 15,000 हैं। बल्क में जब रहेंगे उसमें आप कैसे करोगे, और जब विविध फैकल्टियाँ शुरू करोगे तो संख्या और बढ़ेगी। आपको लिमिटेशन करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, तभी आपके पास गुणवत्ता आएगी। अब इन संस्थानों में आपने कोई प्रवेश परीक्षा नहीं ली। साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर प्रवेश परीक्षा लेता है, बीएचयू प्रवेश परीक्षा लेता है, जेएनयू प्रवेश परीक्षा लेता है, आईआईटी प्रवेश परीक्षा लेता है, आईएम की प्रवेश परीक्षा होती है, क्लैट होती है लाख की, और उससे ऑल इंडिया क्रीम निकल के आती है। आपने तो ऑनलाइन आवेदन करा, सबको दे दिया एडमिशन, प्रवेश परीक्षा नहीं कराई, फिर एक्सीलेंस काहेगा? खाली रंग रोगन करने और नया बोर्ड बनाने से एक्सीलेंस होगा क्या? एक्सीलेंसी के लिए आपको कुछ मापदंड रखना पड़ेंगे। आपको प्रवेश परीक्षा लेना थी, तय करना था कि बीए फर्स्ट ईयर में सिर्फ 60 सीट रहेगी, बीएससी में 60 रहेगी, ऐसा ही क्राइटेरिया बांधते तो उससे आपके पास क्रीम आती। अब आपने तो भर दिए 500-500 बच्चे एक क्लास में, 1,000 हैं, आपके पास जगह ही नहीं है, आप फैकल्टी खोलते जा रहे हैं। दूसरी चीज, आपने एक्सीलेंस का दर्जा तो दे दिया पीएम एक्सीलेंसी कॉलेज, लेकिन 55 कॉलेजों में से 47 कॉलेजों में नियमित प्राध्यापक ही नहीं है, ना ही प्रिंसिपल है। जौलपुर में नहीं है, दमोह में नहीं है, सिवनी में नहीं, मंडला नहीं, डिंडोरी नहीं, सतना नहीं, रीवा नहीं, सीधी नहीं, छतरपुर नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कुछ कॉलेजों के नाम जहाँ पे रेगुलर नियमित प्राध्यापक नहीं, ना ही हैं गिने चुने, पूरी कोरम पूरा नहीं करते, ना ही प्रिंसिपल रेगुलर है। तो बिना नियमित प्रिंसिपल के आप प्रभारी जिनको चार्ज दिया गया उन्हीं से पीएम एक्सीलेंसी कॉलेज भी चलवाओगे, तो ये विसंगति है। दूसरी चीज, आपने इनमें जो कर रहे हैं, इन कॉलेजों को जो बनाया है 55 कॉलेजों को, 55 में से कम 45 से 50 के बीच में वो कॉलेज हैं जिनको नैक जो प्रत्ययन है ना, नेशनल असेसमेंट करता है ना, नैक प्रत्ययन करता है, उसने जो उनको ग्रेड दिया है बी और सी ग्रेड दिया है। अब सोचिए आप, सी ग्रेड वाला महाविद्यालय पीएम एक्सीलेंस हो जाएगा और उसी शहर में ए ग्रेड वाला महाविद्यालय सामान्य महाविद्यालय रहेगा। जैसे जौलपुर की बात करूं, महाकौशल कॉलेज को पीएम एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया जिसका नैक मूल्यांकन हुआ था, जिसमें बी ग्रेड मिला था। उसके बाजू में साइंस कॉलेज को ए ग्रेड मिला है, होम साइंस को ए ग्रेड मिला है, माता गुजरी को ए ग्रेड मिला है, सेंट अलाइशियस को ए ग्रेड मिला है। सतना का पीजी कॉलेज बी ग्रेड है। अब इसको आपने एक्सीलेंस कर दिया, ये भी एक क्राइटेरिया फिल नहीं कर रहा है। एक और आपने कहा कि जो 5 साल का जिनका शिक्षण अनुभव नहीं है उनको आप इसमें नहीं रखोगे। अभी आप इंटरव्यू करोगे प्रिंसिपल के लिए, लोगों से आवेदन मंगा रहे हैं, प्रिंसिपल को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, प्रिंसिपल को विषय का ज्ञान होना चाहिए, उसका रिसर्च होना चाहिए। अब प्रभारी प्रिंसिपल हैं, उनके ऊपर ओवरलोड हैं, रिटायरमेंट का समय आ रहा है, अब वो कहाँ कंप्यूटर सीखने जाएंगे, कहाँ एक्सेल सीखने जाएंगे, कहाँ वर्ड सीखने जाएंगे। तो योग हैं वो, लेकिन उनको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, तो उनको आप रिजेक्ट कर दो। ये विसंगतियां हैं जिस पे सरकार ने ध्यान नहीं दिया। ना तो छात्र संख्या पे निर्धारण पे ध्यान दिया, ना नियुक्तियों पे ध्यान दिया, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया। मेरा सोचना है कि सरकार को संभाग पे एक महाविद्यालय को पीएम एक्सीलेंस करना था, जिला सैनिक। एक और चीज, मध्य प्रदेश में 75 अनुदान प्राप्त, शासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय हैं, जिसमें बमुश्किल से 250 लोग हैं। बड़ी लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट से जीत के 6वां वेतनमान मिला।
लेकिन 7वें वेतनमान में सरकार ने फिर कर दिया, कोर्ट कचहरी में उलझ रहे। सरकार कहती है हमारे पास इन 250 लोगों को 7वें वेतनमान के हिसाब से वेतन देने के लिए पैसा नहीं। इनको पेंशन मिलती है 5वें वेतनमान से, मूल वेतनमान जिसमें रिटायर होते हैं उससे नहीं, 5वें वेतन। सरकार कह रही है हमारे पास पैसा नहीं है पेंशन देने के लिए। आपके पास यहाँ पे सिर्फ 15 करोड़ का खर्चा है। 15 करोड़ हालांकि छोटी रकम नहीं है, लेकिन सरकार के पास 15 करोड़ नहीं है। और पीएम एक्सीलेंसी कॉलेजों में सरकार कम से कम 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वो पैसा कहाँ से आएगा? और वो पैसा आने के बाद भी आप क्या गारंटी है कि आपके पीएम एक्सीलेंसी कॉलेज जो 55 कॉलेज हैं, इससे 55 आईएएस निकलेंगे, 55 आईपीएस निकलेंगे, या 55 लेफ्टिनेंट कर्नल निकलेंगे, 55 साइंटिस्ट निकलेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं। आप पीएम एक्सीलेंसी करना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग भी कराइए ना, मेडिकल भी कराइए ना, ये सारे पाठ्यक्रम क्यों नहीं करा रहे? आप पत्रकारिता कराइए ना। नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय स्तर का यहाँ से एक भी छात्र नहीं निकलेगा, क्योंकि शिक्षक भी ओवरलोडेड हैं। आपने दरवाजा नया बना दिया, बोर्ड बना दिया, एंट्रेंस प्रवेश द्वार नया बना दिया, नाम बदल दिया। अभी महाकौशल कॉलेज कहलाता था, पहले रॉबर्टसन कॉलेज था, फिर महाकौशल बना और साइंस वाला साइंस कॉलेज बना। महाकौशल कॉलेज को नाम भी दिया गया था, अभी बीच में खूब चली पेपरबाजी पर, क्या है नहीं। इसमें रजनीश चूंकि यहाँ पढ़ाते थे तो रजनीश, शासकीय रजनीश महाविद्यालय रखा गया। अब उसका नाम हो गया पीएम एक्सीलेंसी कॉलेज जबलपुर। तो ये वही स्थिति है, कपड़े पुराने हैं, काया नहीं है, या ये कह सकते हैं पुरानी कार को रंग पेंट करके, रंग रोगन करके, डेंटिंग पेंटिंग करके आपने करा दिया। ब्यूटी पार्लर से हम डेंटिंग पेंटिंग करा के अपनी आ गए, युवा दिखने लगे, पर हैं तो वृद्ध। बाल लगा के मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिए तो मेरा गंजापन छुप गया, लेकिन मेरी योग्यता या मेरा वो तो नहीं छुपा ना, वो तो उतना ही रहेगी। तो ये सरकार की एक अभिनव योजना है जो बहुत अच्छी क्रियान्वित हो सकती थी, लेकिन बिना किसी तैयारी के सरकार के द्वारा जो क्रियान्वित कर दी गई है आज, उसके दूरगामी परिणाम मुझे तो अच्छे दिखते नहीं है। देखिए क्या होता है। सरकार की योजना सरकार कर रही है, अच्छा ही होगा। हमारे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी सौगात है कि यहाँ पे बीए, बीकॉम, बीएससी सभी एक ही छत के नीचे का, एक ही अम्ब्रेला में स्टडी होगी। और एक्सीलेंस है तो एक्सीलेंस टीचिंग होगी, एक्सीलेंस स्टाफ होगा, और बच्चे आगे निकल के योग बनेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, इससे मैं भी प्रेरित हूँ। और पीएम एक्सीलेंस के बारे में आप क्या जानते हैं उस पर चर्चा करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार साथियों, तोसला जी विद्युत दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आज 14 जुलाई को मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सभी 45 जिलों के अग्रणी लीड कॉलेजों में एक नया प्रयोग किया जा रहा है। जी हाँ, अभिनव प्रयोग। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा इस साल से प्रदेश के 55 जिलों के जो अग्रणी महाविद्यालय हैं उनको नाम बदल दिया है, पीएम एक्सीलेंसी महाविद्यालय। ये वही है, रंग रोगन कर दिया है, डेंटिंग पेंटिंग कर दी है, पुरानी गाड़ी नहीं होगी, ये प्रयास है। आज अभी इंदौर के अटल बिहारी वाजपेयी कला वाणिज्य महाविद्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी उद्घाटन करेंगे। जबलपुर के शासकीय महाकौशल कॉलेज में सांसद आशीष दुबे और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह इसका शुभारंभ करेंगे। ऐसे अन्य जिलों में भी, बाकी 53 जिलों में भी कहीं ना कहीं कोई मंत्री इनका शुभारंभ कर रहा है। एक्सीलेंसी कॉलेज बनाने का उद्देश्य क्या है? सरकार का उच्च शिक्षा विभाग कह रहा है एक ही छत के नीचे हम कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि, शिक्षा, विधि, गृह विज्ञान, पत्रकारिता, प्रबंध, फार्मेसी ये सारे पाठ्यक्रम के बच्चों को लाभान्वित कराएंगे। अध्ययन अध्यापन के साथ शोध की, रिसर्च की विधाएं भी यहाँ पे चलाई जाएंगी।
एक ऐसा वातावरण कि आपको एक ही जगह मतलब जैसे शॉपिंग मॉल होते हैं ना, बाजार में आजकल शॉपिंग मॉल का ज़माना है। अब वहाँ आपको सब्जी भी मिलेगी, कपड़े भी मिलेंगे, गाड़ियाँ भी मिलेंगी, पिक्चर भी देखने को मिलेगा, गेम्स जोन भी मिलेगा। ऐसे ही एजुकेशनल मॉल, पीएम एक्सीलेंसी महाविद्यालय वास्तव में एजुकेशनल मॉल है, जहाँ आपको कोचिंग भी मिल जाएगी, खेती भी मिल जाएगी, प्रबंध की शिक्षा भी मिल जाएगी, साइंस भी मिल जाएगी, मैनेजमेंट भी मिल जाएगा, सभी कुछ मिलेगा, अध्ययन अध्यापन और रिसर्च भी मिलेगी। एक अम्ब्रेला स्टडी, एक छाता होता ना, 32 कढ़ाई वाला छाता, उसके नीचे एक कॉलेज के नीचे 32 सब्जेक्टों का इनका ऐसा प्रयास है कि हम करेंगे। अब एक्सीलेंसी कॉलेज ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में या इंडिया में है, नहीं। भोपाल का एक कॉलेज है उत्कृष्ट संस्थान, वो एक्सीलेंसी कहलाता है। और एक्सीलेंसी की तर्ज पे अगर हम देखें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्सीलेंस यूनिवर्सिटी है, दिल्ली का जेएनयू एक्सीलेंट यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी एक्सीलेंट है, शांति निकेतन कलकत्ता एक्सीलेंट यूनिवर्सिटी है, लखनऊ विश्वविद्यालय एक्सीलेंट यूनिवर्सिटी है। इंस्टीट्यूट की बात करें तो आईआईटी हमारे सब एक्सीलेंट हैं, आईआईएम सब एक्सीलेंट हैं, लॉ इंस्टीट्यूट जो धर्मशास्त्र जैसे जबलपुर में धर्मशास्त्र है, ये सब एक्सीलेंट है। और बेंगलोर का साइंस इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर का है, वो नंबर 1 है। ये कहलाते हैं एक्सीलेंस। और इनको एक्सीलेंसी का दर्जा एक दिन में नहीं मिला, लंबी मेहनत, उसमें छात्रों का भी योगदान है, विद्यार्थियों का भी योगदान है, शिक्षकों का भी योगदान है, प्राध्यापकों, शिक्षकों, छात्रों, शिक्षाविदों, राजनेताओं, सबका और स्थानीय जनता का योगदान है। तभी आज बीएचयू ब्रांड बना है, जेएनयू ब्रांड बना है, मुंबई यूनिवर्सिटी ब्रांड बनी है, शांति निकेतन ब्रांड बना है, इंस्टीट्यूट साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर ब्रांड बना है, आईआईटी ब्रांड बना है, आईआईएम ब्रांड बना है। और बाकी शैक्षणिक संस्थान सिर्फ डिग्री बांट रहे हैं, पास फेल परीक्षा लेने, रिजल्ट निकालने, परीक्षा के रिजल्ट में भी गड़बड़ियां होती हैं, उसमें लगे। अब इनका सरकार की सोच है, बहुत अच्छी सोच है, जिसका मैं स्वागत करता हूँ तहे दिल से, बहुत बढ़िया करा कि 1956 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। उससे करते करते आज कम से कम हम इतने सोच पे आ रहे हैं कि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का एक उत्कृष्ट विद्यार्थियों का सृजन हो प्रदेश के महाविद्यालयों में। उच्च शिक्षा उच्च संस्थानों की कमी सदैव बनी है। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था और धीरे धीरे यहाँ पे विश्वविद्यालय बने, जबलपुर विश्वविद्यालय, भोपाल विश्वविद्यालय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर। फिर बाद में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर बना, जो आज केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया है। और मध्य प्रदेश के गठन के पहले डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर था 1944-46 में, वो भी अब केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया। विश्वविद्यालय धीरे धीरे हुए, फिर आईआईटी आईआईएम इंदौर में आए, ट्रिपल आईआईटी जबलपुर में आया, ट्रिपल आईआईटी ग्वालियर में आया, और धीरे धीरे फिर 1999 में मध्य प्रदेश का विघटन हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य बना, तो रायपुर बिलासपुर सब वहाँ चले गए। अब मध्य प्रदेश, आज भी मध्य प्रदेश में सरकारी और गैर सरकारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये 36 हैं। शासकीय विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेजों की बाढ़ है, मेडिकल कॉलेजों की बाढ़ है। और अगर हम देखें, ये सभी शैक्षणिक संस्थान वित्तीय और मानवीय संसाधनों से जूझ रहे हैं। मेरे शहर जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में यहाँ पे 158 स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति है, सैंक्शन पोस्ट है, लेकिन नियमित प्राध्यापक यहाँ पे सिर्फ 24 कार्यरत हैं और बाकी अतिथि विद्वान हैं। ये स्थिति अन्य विश्वविद्यालयों की भी है, कुछ में थोड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन जबलपुर स्थिति की तो बहुत ही बुरी हालत है, बहुत ही। अब यहाँ तो ये हालत है कि समाजशास्त्र,
रसायन शास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर साइंस, ये सारे विभाग जो हैं 0 हैं। राजनीति शास्त्र में 1 प्राध्यापक हैं, वो भी रिटायर होने वाले हैं 1 साल में। अर्थशास्त्र विभाग में इस साल 2 प्राध्यापक हैं, दोनों रिटायर हो जाएंगे। गणित में 1 हैं, वो भी रिटायर होने वाले हैं। फिजिक्स में भी 2 लोग बचे हैं। तो ये हालात हैं और आप नियमित नियुक्तियां नहीं है। फिर उसके बाद आप एक्सीलेंस कॉलेज खोल रहे हैं, पीएम एक्सीलेंस। यहाँ पे 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। सागर विश्वविद्यालय तो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद से इसके बुरे दिन चालू हो गए। यहाँ पे एक तत्कालीन कुलपति हुए हैं 2012-13 में, उन्होंने कुछ नियुक्तियाँ की थी, विज्ञापन से ज़्यादा नियुक्तियाँ कर दी, गैर कानूनी तरीके से करी, तो वो जेल भी जाना पड़ा और CBI सब उसकी जांच कर रही है। एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय है अमरकंटक में, इंदिरा गांधी जनजाति केंद्रीय विश्वविद्यालय। नाम इसका है जनजाति, इंदिरा गांधी जनजाति केंद्रीय विश्वविद्यालय। जनजाति क्षेत्र में है, लेकिन सिर्फ बिल्डिंग बनाने के अलावा और भर्ती करने के अलावा और पारंपरिक BA BCom BSc एग्रीकल्चर, इसके अलावा कुछ नहीं कर पा रहा। स्थापना काल से 14 साल हो गए हैं, 14-15 साल, एक भी ट्राइबल मोनोग्राफ नहीं बना इनका, एक भी ट्राइबल रिसर्च नहीं हुई। पास में डिंडोरी के बैगाचक का भी इन्होंने अध्ययन नहीं करा, ना बैगाचक पे कोई किताब लिखा पाए यहाँ के छात्र और ना यहाँ के प्राध्यापक, तो वो नाम का है। एक धर्मशास्त्र लॉ यूनिवर्सिटी है जबलपुर में, केंद्रीय है, इसके भी 6 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी एक किराए के भवन पे चल रही, इसकी अपनी बिल्डिंग नहीं है। तो ये स्थिति है। शिक्षकों, मानवीय संसाधनों से ये जूझ रहे हैं, इनकी अधोसंरचना भी नहीं है। और ऐसे में अब आप कर रहे हो एक्सीलेंट विश्वविद्यालय जो है, उनको छोड़ के अब महाविद्यालय हो। स्थिति वही है कि हमारा घर जो है उसको हम मजबूत नहीं कर रहे और नया घर बना रहे हैं। अब नए घर बनाने में आपको मालूम है कितनी तकलीफ होगी। हाँ, 2 संस्थान हमारे यहाँ के बहुत अच्छे चल रहे हैं, जैसे इंदौर IIT, IIM, जबलपुर और ग्वालियर का IIIT। ये मानक हैं, स्टैंडर्ड है, इनके नाम है। और एक और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल, ये भी उत्कृष्ट संस्थानों में इसकी गिनती होती देश में। आखिर उच्च शिक्षा संस्थानों की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? बात सही है, बहुत लंबे समय से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय छात्र संगठन है, जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, इसकी शुरू से मांग रही, एक लंबे समय से, करीब 20 साल से मांग कर रहा था कि प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थिति को तंदुरुस्त किया जाए, दुरुस्त किया जाए, जिससे यहाँ पे बाहर के छात्र पढ़ने आए और यहाँ से पलायन ना करें। इसीलिए उसने मांग की थी और उसी मांग के तहत आज वो पूरी हो रही है। लेकिन फिर भी सरकार जल्दबाजी में, हाँ, ये जल्दबाजी, बहुत जल्दबाजी है, एक ही छत के नीचे सभी विधाओं के अध्ययन और शोध की कल्पना जो को साकार करने का प्रयोग कर रही है, वो जल्दबाजी है। इसमें बहुत विसंगतियां हैं। सरकार की अपनी सोच है, कैसे कर रही है, क्या कर रही है, इससे हमें लेना देना नहीं। लेकिन अगर हम देखें आज पीएम एक्सीलेंसी जो है, इस पे अगर हम चर्चा करें तो इसमें बहुत से ऐसे हैं विसंगतियां कि अगर इनका निराकरण नहीं किया तो ये उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थानों की भ्रूण हत्या होते देर नहीं लगेगी। पीएम एक्सीलेंसी कॉलेज की जो कार्य योजना है, उसको देख कर लगता है ठीक उसी तरह से क्रियान्वित हो रही है कि जैसे योजना आयोग जो था दिल्ली में योजना आयोग के सदस्य जो थे, AC कमरे में बैठ के सुदूर डिंडोरी के गांव के बैगाचक की कल्पना कर लेते थे, उसके लिए विकास योजनाएं लागू करते थे। पहले पंचायती राज भी हमारे यहाँ ऐसे था, 73 में संशोधन के बाद सुधार हुआ। तो ये स्थिति वही है। और अभी आपने देखा होगा हाल के चुनाव में भी यही हुआ, अब की बार 400 पार। तो आप कर रहे थे कैलकुलेशन और हुआ कितना, 240। तो AC कमरे में बैठ के ग्राउंड रियलिटी नहीं देखते हैं, उसका हर्ष यही होता है। यही हालात पीएम एक्सीलेंसी के हैं। अब देखिए, ना तो सरकार ने शिक्षाविदों से चर्चा की, ना एक प्रदेश के कुलपतियों से चर्चा की, ना महाविद्यालयों के प्राचार्य से, ना शिक्षकों से, ना छात्र संगठनों से, किसी से भी नहीं करी और योजना लागू कर दी।
बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए, उच्च शिक्षा के संस्थान बनना चाहिए, जरूरी है। लेकिन अब इसमें देखिए आप विसंगतियाँ क्या है। आप कह रहे हैं हम एक ही छत के नीचे सभी विधाओं का अध्ययन, अध्यापन और शोध कराएंगे। जैसे विश्वविद्यालय कराता है वैसे ही एक्सीलेंट जो कॉलेज हैं, पीएम एक्सीलेंस, ये कराएंगे। अब आपने यहाँ इसके कोई मापदंड नहीं रखे। अभी आप कह रहे हो हम बीए, बीकॉम, एग्रीकल्चर, विधि और शिक्षा चालू कर रहे हैं। आपने इसमें पत्रकारिता, प्रबंध, फार्मेसी की चर्चा ही नहीं करी, होम साइंस की चर्चा ही नहीं करी। भाई ये भी तो जरूरी है, उसकी नहीं करी। आप यहाँ पे जो डिग्री दोगे, पढ़ाओगे आप, डिग्री आपका संबंधित विश्वविद्यालय देगा। जैसे महाकौशल कॉलेज पीएम एक्सीलेंस हो जाएगा, लेकिन इसकी डिग्री में ठप्पा लगेगा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। अटल बिहारी वाजपेयी एक्सीलेंस कॉलेज इंदौर, उसमें ठप्पा लेगा डिग्री में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। ऐसे अन्य जिलों में भी जहाँ जहाँ उनके संबंधित विश्वविद्यालय हैं, तो आपको उनके मोहताज रहना पड़ेगा विश्वविद्यालय के। अब विश्वविद्यालय के पैरेलल आप कर रहे हो, पढ़ाई करा रहे हो, वो ठीक होना चाहिए, लेकिन आप एक ही छत के नीचे कर रहे हो। अब प्रदेश के जो 55 जिले हैं, 55 महाविद्यालय हैं, इसमें मानव संसाधन और अधोसंरचना का पूरी तरह अभाव है। बीए, बीकॉम, बीएससी की फैकल्टी जो है वो भी पूरी नहीं है। जैसे जबलपुर में साइंस कॉलेज से 6 लोगों को डिप्लॉयमेंट करा गया 3 महीने के लिए, रीवा टीआरएस से एक्सीलेंस कॉलेज के लिए करे गए। इस हर जगह आपने अभी परसों निकाला। अब आपने टीचर तो डिप्लॉयमेंट कर दिया 3 महीने के लिए, आपका मूल कॉलेज है वहाँ सफ़र करेगा, वहाँ शिक्षक नहीं है, वहाँ परेशानी होगी, और यहाँ आएंगे फिर 3 महीने बाद फिर चले जाएंगे या 3 महीने बढ़ जाएंगे। लॉ के आपके पास नियमित शिक्षक नहीं है, विधि के आप कहाँ से लाएंगे? हर 55 कॉलेजों के लिए लॉ के। एजुकेशन बीएड के लिए आपके पास नियमित शिक्षक नहीं है, ना पीएससी कराती, आपके पास है ही नहीं सरकारी शिक्षक, आप कहाँ से लाएंगे? अगर पत्रकारिता चालू कर देंगे, पत्रकारिता है, मैनेजमेंट है, इसके लिए आप शिक्षक कहाँ से लाएंगे? एग्रीकल्चर भी आप चालू कर रहे हैं। अब विडम्बना देखिए, एग्रीकल्चर के लिए आपके पास कोई भी शिक्षक ही नहीं है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उससे टाई अप करना था, उससे नहीं कर रहे, आप सेपरेट कर रहे हैं। बढ़िया, अच्छा होना चाहिए। मैं 55 महाविद्यालयों की बात कर रहा हूँ, 55 में से कम 45 महाविद्यालय ऐसे हैं उनके पास खेती के लिए जमीन ही नहीं है, उनके पास साइंस की लैब ही नहीं है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। खेती कहाँ करेगा? आप उसको डिजिटल खेती कराओगे क्या? बच्चे को ग्राउंड में नहीं भेजोगे ना, डिजिटल खेती कराओगे। आपको फिजिकल एजुकेशन का भी डिपार्टमेंट खोलना था, नहीं खोला आपने। बीपीएड एमपीएड कहाँ करेगा? वो भी करना चाहिए, वो नहीं करा। वो करेंगे तो आपके पास उतने ग्राउंड्स नहीं है जहाँ बच्चा सीख सके, सर्वांगीण विकास हो सके। संगीत को आपने नहीं रखा, संगीत जान होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना के, उन्हीं की जो स्थापना है ना शांति, उसी की तर्ज पे बनाए जा रहे हैं पीएम एक्सीलेंस। लेकिन वो प्रकृति के साथ उनने जोड़ा था और उसमें रखा था कि बच्चा वहाँ पे बीए, बीकॉम भाषा के साथ संगीत भी सीखे, चित्रकला भी सीखे। और उसी कंसेप्ट को आज 150 साल बाद हम कर रहे हैं, लेकिन आधे अधूरे। अब गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है, उत्कृष्ट शिक्षा या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आपको क्राइटेरिया करना पड़ेगा छात्र संख्या का। अभी ये स्थिति है इन 55 महाविद्यालयों में कि यहाँ पे एडमिशन जो हुए हैं 5,000 से लेके 15,000 हैं। बल्क में जब रहेंगे उसमें आप कैसे करोगे? और जब विविध फैकल्टियाँ शुरू करोगे तो संख्या और बढ़ेगी। आपको लिमिटेशन करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, तभी आपके पास गुणवत्ता आएगी। अब इन संस्थानों में आपने कोई प्रवेश परीक्षा नहीं ली। साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर प्रवेश परीक्षा लेता है, बीएचयू प्रवेश परीक्षा लेता है, जेएनयू प्रवेश परीक्षा लेता है, आईआईटी प्रवेश परीक्षा लेते हैं, आईएम की प्रवेश परीक्षा होती है, क्लैट होती है लाख की, और उससे ऑल इंडिया क्रीम निकल के आती है। आपने तो ऑनलाइन आवेदन करा, सबको दे दिया एडमिशन, प्रवेश परीक्षा नहीं कराई, फिर एक्सीलेंस काएगा? खाली रंग रोगन करने और नया बोर्ड बनाने से एक्सीलेंस होगा क्या? एक्सीलेंसी के लिए आपको कुछ मापदंड रखना पड़ेंगे। आपको प्रवेश परीक्षा लेना थी, तय करना था कि बीए फर्स्ट ईयर में सिर्फ 60 सीट रहेगी, बीएससी में 60 रहेगी, ऐसा ही क्राइटेरिया बांधते तो उससे आपके पास क्रीम आती। अब आपने तो भर दिए 500-500 बच्चे एक क्लास में,
1,000 हैं, आपके पास जगह ही नहीं है, आप फैकल्टी खोलते जा रहे हैं। दूसरी चीज़, आपने एक्सीलेंस का दर्जा तो दे दिया, पीएम एक्सीलेंसी कॉलेज, लेकिन 55 कॉलेजों में से 47 कॉलेजों में नियमित प्राध्यापक ही नहीं है, ना ही प्रिंसिपल है। जौलपुर में नहीं है, दमोह में नहीं है, सिवनी में नहीं, मंडला नहीं, डिंडोरी नहीं, सतना नहीं, रीवा नहीं, सीधी नहीं, छतरपुर नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कुछ कॉलेजों के नाम जहाँ पे रेगुलर नियमित प्राध्यापक नहीं, ना ही हैं गिने चुने, पूरी कोरम पूरा नहीं करते, ना ही प्रिंसिपल रेगुलर है। तो बिना नियमित प्रिंसिपल के आप प्रभारी जिनको चार्ज दिया गया उन्हीं से पीएम एक्सीलेंसी कॉलेज भी चलवाओगे, तो ये विसंगति है। दूसरी चीज, आपने इनमें जो कर रहे हैं, इन कॉलेजों को जो बनाया है, 55 कॉलेजों को, 55 में से कम 45 से 50 के बीच में वो कॉलेज हैं जिनको नैक जो प्रत्यायन है ना, नेशनल असेसमेंट करता है ना, नैक प्रत्यायन करता है, उसने जो उनको ग्रेड दिया है बी और सी ग्रेड दिया है। अब सोचिए, आप सी ग्रेड वाला महाविद्यालय पीएम एक्सीलेंस हो जाएगा और उसी शहर में ए ग्रेड वाला महाविद्यालय सामान्य महाविद्यालय रहेगा। जैसे जौलपुर की बात करूं, महाकौशल कॉलेज को पीएम एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया जिसका नैक मूल्यांकन हुआ था, जिसमें बी ग्रेड मिला था। उसके बाजू में साइंस कॉलेज को ए ग्रेड मिला है, होम साइंस को ए ग्रेड मिला है, माता गुजरी को ए ग्रेड मिला है, सेंट अलाइशियस को ए ग्रेड मिला है। सतना का पीजी कॉलेज बी ग्रेड है। अब इसको आपने एक्सीलेंस कर दिया, ये भी एक क्राइटेरिया फिल नहीं कर रहा है। एक और आपने कहा कि जो 5 साल का जिनका शिक्षण अनुभव नहीं है उनको आप इसमें नहीं रखोगे। अभी आप इंटरव्यू करोगे प्रिंसिपल के लिए, लोगों से आवेदन मंगा रहे हैं, प्रिंसिपल को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, प्रिंसिपल को विषय का ज्ञान होना चाहिए, उसका रिसर्च होना चाहिए। अब प्रभारी प्रिंसिपल हैं, उनके ऊपर ओवरलोड हैं, रिटायरमेंट का समय आ रहा है, अब वो कहाँ कंप्यूटर सीखने जाएंगे, कहाँ एक्सेल सीखने जाएंगे, कहाँ वर्ड सीखने जाएंगे। तो योग हैं वो, लेकिन उनको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, तो उनको आप रिजेक्ट कर दो। ये विसंगतियां हैं जिस पे सरकार ने ध्यान नहीं दिया। ना तो छात्र संख्या पे निर्धारण पे ध्यान दिया, ना नियुक्तियों पे ध्यान दिया, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया। मेरा सोचना है कि सरकार को संभाग पे एक महाविद्यालय को पीएम एक्सीलेंस करना था, जिला सैनिक। एक और चीज, मध्य प्रदेश में 75 अनुदान प्राप्त, शासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय हैं, जिसमें बमुश्किल से 250 लोग हैं। बड़ी लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट से जीत के 6वां वेतनमान मिला, लेकिन 7वें वेतनमान में सरकार ने फिर कर दिया, कोर्ट कचहरी में उलझ रहे। सरकार कहती है हमारे पास इन 250 लोगों को 7वें वेतनमान के हिसाब से वेतन देने के लिए पैसा नहीं। इनको पेंशन मिलती है 5वें वेतनमान से, मूल वेतनमान जिसमें रिटायर होते उससे नहीं, 5वें वेतन। सरकार कह रही है हमारे पास पैसा नहीं है पेंशन देने के लिए। आपके पास यहाँ पे सिर्फ 15 करोड़ का खर्चा है। 15 करोड़ हालांकि छोटी रकम नहीं है, लेकिन सरकार के पास 15 करोड़ नहीं है, और पीएम एक्सीलेंसी कॉलेजों में सरकार कम से कम 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वो पैसा कहाँ से आएगा? और वो पैसा आने के बाद भी आप क्या गारंटी है कि आपके पीएम एक्सीलेंसी कॉलेज जो 55 कॉलेज हैं, इससे 55 आईएएस निकलेंगे, 55 आईपीएस निकलेंगे, या 55 लेफ्टिनेंट कर्नल निकलेंगे, 55 साइंटिस्ट निकलेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं। आप पीएम एक्सीलेंसी करना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग भी कराइए ना, मेडिकल भी कराइए ना, ये सारे पाठ्यक्रम क्यों नहीं करा रहे हैं? पत्रकारिता कराइए ना। नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय स्तर का यहाँ से एक भी छात्र नहीं निकलेगा, क्योंकि शिक्षक भी ओवरलोडेड है। आपने दरवाजा नया बना दिया, बोर्ड बना दिया, एंट्रेंस प्रवेश द्वार नया बना दिया, नाम बदल दिया। अभी महाकौशल कॉलेज कहलाता था, पहले रॉबर्टसन कॉलेज था, फिर महाकौशल बना और साइंस वाला साइंस कॉलेज बना। महाकौशल कॉलेज को नाम भी दिया गया था, अभी बीच में खूब चली पेपरबाजी पर क्या है नहीं,
इसमें रजनीश चूँकि यहाँ पढ़ाते थे, तो रजनीश, शासकीय रजनीश महाविद्यालय रखा गया। अब उसका नाम हो गया पीएम एक्सीलेंसी कॉलेज जबलपुर। तो ये वही स्थिति है, कपड़े पुराने हैं, काया नहीं है, या आप ये कह सकते हैं पुरानी कार को रंग पेंट करके, रंग रोगन करके, डेंटिंग पेंटिंग करके आपने करा दिया। ब्यूटी पार्लर से हम डेंटिंग पेंटिंग करा के अपनी आ गए, युवा दिखने लगे, पर हैं तो वृद्ध। बाल लगा के मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिए तो मेरा गंजापन छुप गया, लेकिन मेरी योग्यता या मेरा वो तो नहीं छुपा ना, वो तो उतना ही रहेगी। तो ये सरकार की एक अभिनव योजना है जो बहुत अच्छी क्रियान्वित हो सकती थी, लेकिन बिना किसी तैयारी के सरकार के द्वारा जो क्रियान्वित कर दी गई है आज, उसके दूरगामी परिणाम मुझे तो अच्छे दिखते नहीं है। देखिए क्या होता है, सरकार की योजना सरकार कर रही है, अच्छा ही होगा। हमारे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी सौगात है कि यहाँ पे बीए, बीकॉम, बीएससी सभी एक ही छत के नीचे का एक ही अम्ब्रेला में स्टडी होगी, और एक्सीलेंस है तो एक्सीलेंस टीचिंग होगी, एक्सीलेंस स्टाफ होगा, और बच्चे आगे निकल के योग बनेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, इससे मैं भी प्रेरित हूँ, और पीएम एक्सीलेंस के बारे में आप क्या जानते हो उस पर चर्चा करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार साथियों, तोसला जी विद्युत दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आज 14 जुलाई को मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सभी 45 जिलों के अग्रणी लीड कॉलेजों में एक नया प्रयोग किया जा रहा है। जी हाँ, अभिनव प्रयोग। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा इस साल से प्रदेश के 55 जिलों के जो अग्रणी महाविद्यालय हैं उनको नाम बदल दिया है, पीएम एक्सीलेंसी महाविद्यालय। ये वही है, रंग रोगन कर दिया है, डेंटिंग पेंटिंग कर दी है, पुरानी गाड़ी नहीं होगी, ये प्रयास है। आज अभी इंदौर के अटल बिहारी वाजपेयी कला वाणिज्य महाविद्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी उद्घाटन करेंगे। जबलपुर के शासकीय महाकोतल कॉलेज में सांसद आशीष दुबे और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह इसका शुभारंभ करेंगे। ऐसे अन्य जिलों में भी बाकी 53 जिलों में भी कहीं ना कहीं कोई मंत्री इनका शुभारंभ कर रहा है। एक्सीलेंसी कॉलेज बनाने का उद्देश्य क्या है? सरकार का उच्च शिक्षा विभाग कह रहा है एक ही छत के नीचे हम कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि, शिक्षा, विधि, गृह विज्ञान, पत्रकारिता, प्रबंध, फार्मेसी ये सारे पाठ्यक्रम के बच्चों को लाभान्वित कराएंगे। अध्ययन अध्यापन के साथ शोध की, रिसर्च की विधाएं भी यहाँ पे चलाई जाएंगी। एक ऐसा वातावरण कि आपको एक ही जगह, मतलब जैसे शॉपिंग मॉल होते हैं ना, बाजार में आजकल शॉपिंग मॉल का ज़माना है, हम वहाँ आपको सब्जी भी मिलेगी, कपड़े भी मिलेंगे, गाड़ियाँ भी मिलेंगी, पिक्चर भी देखने को मिलेगा, गेम्स जोन भी मिलेगा। ऐसे ही एजुकेशनल मॉल, पीएम एक्सीलेंसी महाविद्यालय वास्तव में एजुकेशनल मॉल है, जहाँ आपको कोचिंग भी मिल जाएगी, खेती भी मिल जाएगी, प्रबंध की शिक्षा भी मिल जाएगी, साइंस मिल जाएगी, मैनेजमेंट भी मिल जाएगा, सभी कुछ मिलेगा, अध्ययन अध्यापन और रिसर्च भी मिलेगी। एक अम्ब्रेला स्टडी, एक छाता होता ना, 32 कढ़ाई वाला छाता, उसके नीचे एक कॉलेज के नीचे 32 सब्जेक्टों का इनका ऐसा प्रयास है कि हम करेंगे। अब एक्सीलेंसी कॉलेज ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में या इंडिया में है, नहीं। भोपाल का एक कॉलेज है, उत्कृष्ट संस्थान, वो एक्सीलेंसी कहलाता है। और एक्सीलेंसी की तर्ज पे अगर हम देखें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्सीलेंस यूनिवर्सिटी है, दिल्ली का जेएनयू एक्सीलेंट यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी एक्सीलेंट है, शांति निकेतन कलकत्ता एक्सीलेंट यूनिवर्सिटी है, लखनऊ विश्वविद्यालय एक्सीलेंट यूनिवर्सिटी है। इंस्टीट्यूट की बात करें तो आईआईटी हमारे सब एक्सीलेंट हैं, आईआईएम सब एक्सीलेंट हैं। लॉ इंस्टीट्यूट जो धर्मशास्त्र, जैसे जबलपुर में धर्मशास्त्र है, ये सब एक्सीलेंट है।
और बेंगलोर का साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर का है वो नंबर 1 है। ये कहलाते हैं एक्सीलेंस। और इनको एक्सीलेंसी का दर्जा एक दिन में नहीं मिला, लंबी मेहनत, उसमें छात्रों का भी योगदान है, विद्यार्थियों का भी योगदान है, शिक्षकों का भी योगदान है, प्राध्यापकों, शिक्षकों, छात्रों, शिक्षाविदों, राजनेताओं, सबका और स्थानीय जनता का योगदान है। तभी आज बीएचयू ब्रांड बना है, जेएनयू ब्रांड बना है, मुंबई यूनिवर्सिटी ब्रांड बनी है, शांति निकेतन ब्रांड बना है, साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर ब्रांड बना है, आईआईटी ब्रांड बना है, आईआईएम ब्रांड बना है। और बाकी शैक्षणिक संस्थान सिर्फ डिग्री बांट रहे हैं, पास फेल परीक्षा लेने, रिजल्ट निकालने, परीक्षा के रिजल्ट में भी गड़बड़ियां होती हैं, उसमें लगे। अब इनका सरकार की सोच है, बहुत अच्छी सोच है, जिसका मैं स्वागत करता हूँ तहे दिल से, बहुत बढ़िया करा कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। उससे करते करते आज कम से कम हम इतने सोच पे आ रहे हैं कि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का एक उत्कृष्ट विद्यार्थियों का सृजन हो प्रदेश के महाविद्यालयों में। उच्च शिक्षा उच्च संस्थानों की कमी सदैव बनी है। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था और धीरे धीरे यहाँ पे विश्वविद्यालय बने, जबलपुर विश्वविद्यालय, भोपाल विश्वविद्यालय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर। फिर बाद में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर बना, जो आज केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया है। और मध्य प्रदेश के गठन के पहले डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर था 1944-46 में, वो भी अब केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया। विश्वविद्यालय धीरे धीरे हुए, फिर आईआईटी आईआईएम इंदौर में आए, ट्रिपल आईआईटी जबलपुर में आया, ट्रिपल आईआईटी ग्वालियर में आया, और धीरे धीरे फिर 1999 में मध्य प्रदेश का विघटन हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य बना, तो रायपुर बिलासपुर सब वहाँ चले गए। अब मध्य प्रदेश, आज भी मध्य प्रदेश में सरकारी और गैर सरकारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं ये 36 हैं। शासकीय विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेजों की बाढ़ है, मेडिकल कॉलेजों की बाढ़ है। और अगर हम देखें ये सभी शैक्षणिक संस्थान वित्तीय और मानवीय संसाधनों से जूझ रहे हैं। मेरे शहर जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में यहाँ पे 158 स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति है, सैंक्शन पोस्ट है, लेकिन नियमित प्राध्यापक यहाँ पे सिर्फ 24 कार्यरत हैं और बाकी अतिथि विद्वान हैं। ये स्थिति अन्य विश्वविद्यालयों की भी है, कुछ में थोड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन जबलपुर की तो बहुत ही बुरी हालत है, बहुत ही। अब यहाँ तो ये हालत है कि समाजशास्त्र, रसायन शास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर साइंस, ये सारे विभाग जो हैं 0 हैं। राजनीति शास्त्र में 1 प्राध्यापक हैं, वो भी रिटायर होने वाले हैं 1 साल में। अर्थशास्त्र विभाग में इस साल 2 प्राध्यापक हैं, दोनों रिटायर हो जाएंगे। गणित में 1 हैं, वो भी रिटायर होने वाले हैं। फिजिक्स में भी 2 लोग बचे हैं। तो ये हालात हैं और आप नियमित नियुक्तियां नहीं हैं। फिर उसके बाद आप एक्सीलेंस कॉलेज खोल रहे हैं, पीएम एक्सीलेंस। यहाँ पे 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। सागर विश्वविद्यालय तो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद से इसके बुरे दिन चालू हो गए। यहाँ पे एक तत्कालीन कुलपति हुए हैं 2012-13 में, उन्होंने कुछ नियुक्तियाँ की थी, विज्ञापन से ज़्यादा नियुक्तियाँ कर दी, गैर कानूनी तरीके से करी, तो वो जेल भी जाना पड़ा और सीबीआई सब उसकी जाँच कर रही है। एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय है अमरकंटक में, इंदिरा गांधी जनजाति केंद्रीय विश्वविद्यालय, नाम इसका है जनजाति, इंदिरा गांधी जनजाति केंद्रीय विश्वविद्यालय। जनजाति क्षेत्र में है, लेकिन सिर्फ बिल्डिंग बनाने के अलावा और भर्ती करने के अलावा और पारंपरिक बीए बीकॉम बीएससी एग्रीकल्चर, इसके अलावा कुछ नहीं कर पा रहा। स्थापना काल से 14 साल हो गए हैं, 14-15 साल, एक भी ट्राइबल मोनोग्राफ नहीं बना इनका, एक भी ट्राइबल रिसर्च नहीं हुई।
पास में डिंडोरी के बैगाचक का भी इन्होंने अध्ययन नहीं करा, ना बैगाचक पे कोई किताब लिखा पाए यहाँ के छात्र और ना यहाँ के प्राध्यापक, तो वो नाम का है। एक धर्मशास्त्र लॉ यूनिवर्सिटी है जबलपुर में, केंद्रीय है। इसके भी 6 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी एक किराए के भवन पे चल रही, इसकी अपनी बिल्डिंग नहीं है। तो ये स्थिति है। शिक्षकों, मानवीय संसाधनों से ये जूझ रहे हैं, इनकी अधोसंरचना भी नहीं है। और ऐसे में अब आप कर रहे हो एक्सीलेंट विश्वविद्यालय जो है उनको छोड़ के अब महाविद्यालय हो। स्थिति वही है कि हमारा घर जो है उसको हम मजबूत नहीं कर रहे और नया घर बना रहे हैं। अब नए घर बनाने में आपको मालूम है कितनी तकलीफ होगी। हाँ, 2 संस्थान हमारे यहाँ के बहुत अच्छे चल रहे हैं, जैसे इंदौर IIT, IIM, जबलपुर और ग्वालियर का ट्रिपल ITD। ये मानक हैं, स्टैंडर्ड है, इनके नाम है। और एक और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल, ये भी उत्कृष्ट संस्थानों में इसकी गिनती होती देश में। आखिर उच्च शिक्षा संस्थानों की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? बात सही है। बहुत लंबे समय से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय छात्र संगठन है, जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, इसकी शुरू से मांग रही, एक लंबे समय से करीब 20 साल से मांग कर रहा था कि प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थिति को तंदुरुस्त किया जाए, दुरुस्त किया जाए, जिससे यहाँ पे बाहर के छात्र पढ़ने आए और यहाँ से पलायन ना करें। इसीलिए उसने मांग की थी और उसी मांग के तहत आज वो पूरी हो रही है। लेकिन फिर भी सरकार जल्दबाजी में, हाँ ये जल्दबाजी, बहुत जल्दबाजी है, एक ही छत के नीचे सभी विधाओं के अध्ययन और शोध की कल्पना जो को साकार करने का प्रयोग कर रही है, वो जल्दबाजी है। इसमें बहुत विसंगतियां हैं। सरकार की अपनी सोच है, कैसे कर रही है, क्या कर रही है, इससे हमें लेना देना नहीं। लेकिन अगर हम देखें आज PM एक्सीलेंसी जो है, इस पे अगर हम चर्चा करें तो इसमें बहुत से ऐसे हैं विसंगतियां कि अगर इनका निराकरण नहीं किया तो ये उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थानों की भ्रूण हत्या होते देर नहीं लगेगी। PM एक्सीलेंसी कॉलेज की जो कार्य योजना है उसको देख कर लगता है ठीक उसी तरह से क्रियान्वित हो रही है कि जैसे योजना आयोग जो था दिल्ली में योजना आयोग के सदस्य जो थे AC कमरे में बैठ के सुदूर डिंडोरी के गांव के बैगाचक की कल्पना कर लेते थे, उसके लिए विकास योजनाएं लागू करते थे। पहले पंचायती राज भी हमारे यहाँ ऐसे था, 73 में संशोधन के बाद सुधार हुआ। तो ये स्थिति वही है। और अभी आपने देखा होगा हाल के चुनाव में भी यही हुआ, अब की बार 400 पार। तो आप कर रहे थे कैलकुलेशन और हुआ कितना, 240। तो AC कमरे में बैठ के ग्राउंड रियलिटी नहीं देखते हैं, उसका हर्ष यही होता है। यही हालात PM एक्सीलेंसी के हैं। अब देखिए, ना तो सरकार ने शिक्षाविदों से चर्चा की, ना एक प्रदेश के कुलपतियों से चर्चा की, ना महाविद्यालयों के प्राचार्य से, ना शिक्षकों से, ना छात्र संगठनों से, किसी से भी नहीं करी और योजना लागू कर दी। बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए, उच्च शिक्षा के संस्थान बनना चाहिए, जरूरी है। लेकिन अब इसमें देखिए आप विसंगतियाँ क्या है। आप कह रहे हैं हम एक ही छत के नीचे सभी विधाओं का अध्ययन, अध्यापन और शोध कराएंगे। जैसे विश्वविद्यालय कराता है वैसे ही एक्सीलेंट जो कॉलेज हैं PM एक्सीलेंस ये कराएंगे। अब आपने यहाँ इसके कोई मापदंड नहीं रखे। अभी आप कह रहे हो हम BA BCom एग्रीकल्चर विधि और शिक्षा चालू कर रहे हैं। आपने इसमें पत्रकारिता, प्रबंध, फार्मेसी की चर्चा ही नहीं करी, होम साइंस की चर्चा ही नहीं करी। भाई ये भी तो जरूरी है, उसकी नहीं करी। आप जहाँ पे जो डिग्री दोगे, पढ़ाओगे आप, डिग्री आपका संबंधित विश्वविद्यालय देगा। जैसे महाकौशल कॉलेज PM एक्सीलेंस हो जाएगा, लेकिन इसकी डिग्री में ठप्पा लगेगा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। अटल बिहारी वाजपेयी एक्सीलेंस कॉलेज इंदौर, उसमें ठप्पा लेगा डिग्री में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। ऐसे अन्य जिलों में भी जहाँ जहाँ उनके संबंधित विश्वविद्यालय हैं, तो आपको उनके मोहताज रहना पड़ेगा विश्वविद्यालय के। अब विश्वविद्यालय के पैरेलल आप कर रहे हो, पढ़ाई करा रहे हो, वो ठीक होना चाहिए, लेकिन आप एक ही छत के नीचे कर रहे हो। अब प्रदेश के जो 55 जिले हैं, 55 महाविद्यालय हैं, इसमें मानव संसाधन और अधोसंरचना का पूरी तरह अभाव है। BA BCom BSc की फैकल्टी जो है वो भी पूरी नहीं है। जैसे जबलपुर में साइंस कॉलेज से 6 लोगों को डिप्लॉयमेंट करा गया 3 महीने के लिए, रीवा TRS से एक्सीलेंस कॉलेज के लिए करे गए। इस हर जगह आपने अभी परसों निकाला।
अब आपने टीचर तो डिप्लॉयमेंट कर दिया 3 महीने के लिए, आपका मूल कॉलेज है वहाँ सफ़र करेगा, वहाँ शिक्षक नहीं है, वहाँ परेशानी होगी, और यहाँ आएंगे फिर 3 महीने बाद फिर चले जाएंगे या 3 महीने बढ़ जाएंगे। लॉ के आपके पास नियमित शिक्षक नहीं है, विधि के आप कहाँ से लाएंगे? हर 55 कॉलेजों के लिए लॉ के। एजुकेशन बीएड के लिए आपके पास नियमित शिक्षक नहीं है, ना पीएससी कराती है, आपके पास है ही नहीं सरकारी शिक्षक, आप कहाँ से लाएंगे? अगर पत्रकारिता चालू कर देंगे, पत्रकारिता है, मैनेजमेंट है, इसके लिए आप शिक्षक कहाँ से लाएंगे? एग्रीकल्चर भी आप चालू कर रहे हैं। अब विडम्बना देखिए, एग्रीकल्चर के लिए आपके पास कोई भी शिक्षक ही नहीं है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उससे टाई अप करना था, उससे नहीं कर रहे, आप सेपरेट कर रहे हैं। बढ़िया, अच्छा होना चाहिए। मैं 55 महाविद्यालयों की बात कर रहा हूँ, 55 में से कम 45 महाविद्यालय ऐसे हैं उनके पास खेती के लिए जमीन ही नहीं है, उनके पास साइंस की लैब ही नहीं है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। खेती कहाँ करेगा? आप उसको डिजिटल खेती कराओगे क्या? बच्चे को ग्राउंड में नहीं भेजोगे ना, डिजिटल खेती कराओगे। आपको फिजिकल एजुकेशन का भी डिपार्टमेंट खोलना था, नहीं खोला आपने। बीपीएड एमपीएड कहाँ करेगा? वो भी करना चाहिए, वो नहीं करा। वो करेंगे तो आपके पास उतने ग्राउंड्स नहीं है जहाँ बच्चा सीख सके, सर्वांगीण विकास हो सके। संगीत को आपने नहीं रखा, संगीत जान होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना के, उन्हीं की जो स्थापना है ना शांति, उसी की तर्ज पे बनाए जा रहे हैं पीएम एक्सीलेंस। लेकिन वो प्रकृति के साथ उनने जोड़ा था और उसमें रखा था कि बच्चा वहाँ पे बीए बीकॉम भाषा के साथ संगीत भी सीखे, चित्रकला भी सीखे। और उसी कंसेप्ट को आज 150 साल बाद हम कर रहे हैं, लेकिन आधे अधूरे। अब गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है, उत्कृष्ट शिक्षा या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आपको क्राइटेरिया करना पड़ेगा छात्र संख्या का। अभी ये स्थिति है इन 55 महाविद्यालयों में कि यहाँ पे एडमिशन जो हुए हैं 5,000 से लेके 15,000 हैं। बल्क में जब रहेंगे उसमें आप कैसे करोगे? और जब विविध फैकल्टियाँ शुरू करोगे तो संख्या और बढ़ेगी। आपको लिमिटेशन करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, तभी आपके पास गुणवत्ता आएगी। अब इन संस्थानों में आपने कोई प्रवेश परीक्षा नहीं ली। साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर प्रवेश परीक्षा लेता है, बीएचयू प्रवेश परीक्षा लेता है, जेएनयू प्रवेश परीक्षा लेता है, आईआईटी प्रवेश परीक्षा लेते हैं, आईएम की प्रवेश परीक्षा होती है, क्लैट होती है लाख की, और उससे ऑल इंडिया क्रीम निकल के आती है। आपने तो ऑनलाइन आवेदन करा, सबको दे दिया एडमिशन, प्रवेश परीक्षा नहीं कराई, फिर एक्सीलेंस काएगा? खाली रंग रोगन करने और नया बोर्ड बनाने से एक्सीलेंस होगा क्या? एक्सीलेंसी के लिए आपको कुछ मापदंड रखना पड़ेंगे। आपको प्रवेश परीक्षा लेना थी, तय करना था कि बीए फर्स्ट ईयर में सिर्फ 60 सीट रहेगी, बीएससी में 60 रहेगी, ऐसा ही क्राइटेरिया बांधते तो उससे आपके पास क्रीम आती। अब आपने तो भर दिए 500-500 बच्चे एक क्लास में, 1,000 हैं, आपके पास जगह ही नहीं है, आप फैकल्टी खोलते जा रहे हैं। दूसरी चीज, आपने एक्सीलेंस का दर्जा तो दे दिया पीएम एक्सीलेंसी कॉलेज, लेकिन 55 कॉलेजों में से 47 कॉलेजों में नियमित प्राध्यापक ही नहीं है, ना ही प्रिंसिपल है। जौलपुर में नहीं है, दमोह में नहीं है, सिवनी में नहीं, मंडला नहीं, डिंडोरी नहीं, सतना नहीं, रीवा नहीं, सीधी नहीं, छतरपुर नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कुछ कॉलेजों के नाम जहाँ पे रेगुलर नियमित प्राध्यापक नहीं, ना ही हैं गिने चुने, पूरी कोरम पूरा नहीं करते, ना ही प्रिंसिपल रेगुलर है। तो बिना नियमित प्रिंसिपल के आप प्रभारी जिनको चार्ज दिया गया उन्हीं से पीएम एक्सीलेंसी कॉलेज भी चलवाओगे, तो ये विसंगति है। दूसरी चीज, आपने इनमें जो कर रहे हैं, इन कॉलेजों को जो बनाया है 55 कॉलेजों को, 55 में से कम 45 से 50 के बीच में वो कॉलेज हैं जिनको नैक जो प्रत्ययन है ना, नेशनल असेसमेंट करता है ना, नैक प्रत्ययन करता है, उसने जो उनको ग्रेड दिया है बी और सी ग्रेड दिया है। अब सोचिए आप, सी ग्रेड वाला महाविद्यालय पीएम एक्सीलेंस हो जाएगा और उसी शहर में ए ग्रेड वाला महाविद्यालय सामान्य महाविद्यालय रहेगा। जैसे जौलपुर की बात करूं,
महाकौशल कॉलेज को पीएम एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया, जिसका नैक मूल्यांकन हुआ था, जिसमें बी ग्रेड मिला था। उसके बाजू में साइंस कॉलेज को ए ग्रेड मिला है, होम साइंस को ए ग्रेड मिला है, माता गुजरी को ए ग्रेड मिला है, सेंट अलाइशियस को ए ग्रेड मिला है। सतना का पीजी कॉलेज बी ग्रेड है। अब इसको आपने एक्सीलेंस कर दिया, ये भी एक क्राइटेरिया फिल नहीं कर रहा है। एक और आपने कहा कि जो 5 साल का जिनका शिक्षण अनुभव नहीं है उनको आप इसमें नहीं रखोगे। अभी आप इंटरव्यू करोगे, प्रिंसिपल के लिए लोगों से आवेदन मंगा रहे हैं, प्रिंसिपल को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, प्रिंसिपल को विषय का ज्ञान होना चाहिए, उसका रिसर्च होना चाहिए। अब प्रभारी प्रिंसिपल हैं, उनके ऊपर ओवरलोड हैं, रिटायरमेंट का समय आ रहा है, अब वो कहाँ कंप्यूटर सीखने जाएंगे, कहाँ एक्सेल सीखने जाएंगे, कहाँ वर्ड सीखने जाएंगे। तो योग हैं वो, लेकिन उनको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, तो उनको आप रिजेक्ट कर दो। ये विसंगतियां हैं जिस पे सरकार ने ध्यान नहीं दिया। ना तो छात्र संख्या पे निर्धारण पे ध्यान दिया, ना नियुक्तियों पे ध्यान दिया, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया। मेरा सोचना है कि सरकार को संभाग पे एक महाविद्यालय को पीएम एक्सीलेंस करना था, जिला सैनिक। एक और चीज, मध्य प्रदेश में 75 अनुदान प्राप्त, शासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय हैं, जिसमें बमुश्किल से 250 लोग हैं। बड़ी लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट से जीत के 6वां वेतनमान मिला, लेकिन 7वें वेतनमान में सरकार ने फिर कर दिया, कोर्ट कचहरी में उलझ रहे। सरकार कहती है हमारे पास इन 250 लोगों को 7वें वेतनमान के हिसाब से वेतन देने के लिए पैसा नहीं। इनको पेंशन मिलती है 5वें वेतनमान से, मूल वेतनमान जिसमें रिटायर होते उससे नहीं, 5वें वेतन। सरकार कह रही है हमारे पास पैसा नहीं है पेंशन देने के लिए। आपके पास यहाँ पे सिर्फ 15 करोड़ का खर्चा है। 15 करोड़ हालांकि छोटी रकम नहीं है, लेकिन सरकार के पास 15 करोड़ नहीं है, और पीएम एक्सीलेंसी कॉलेजों में सरकार कम से कम 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वो पैसा कहाँ से आएगा? और वो पैसा आने के बाद भी आप क्या गारंटी है कि आपके पीएम एक्सीलेंसी कॉलेज जो 55 कॉलेज हैं, इससे 55 आईएएस निकलेंगे, 55 आईपीएस निकलेंगे, या 55 लेफ्टिनेंट कर्नल निकलेंगे, 55 साइंटिस्ट निकलेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं। आप पीएम एक्सीलेंसी करना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग भी कराइए ना, मेडिकल भी कराइए ना, ये सारे पाठ्यक्रम क्यों नहीं करा रहे हैं? पत्रकारिता कराइए ना। नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय स्तर का यहाँ से एक भी छात्र नहीं निकलेगा, क्योंकि शिक्षक भी ओवरलोडेड है। आपने दरवाजा नया बना दिया, बोर्ड बना दिया, एंट्रेंस प्रवेश द्वार नया बना दिया, नाम बदल दिया। अभी महाकौशल कॉलेज कहलाता था, पहले रॉबर्टसन कॉलेज था, फिर महाकौशल बना, और साइंस वाला साइंस कॉलेज बना। महाकौशल कॉलेज को नाम भी दिया गया था, अभी बीच में खूब चली पेपरबाजी पर, क्या है नहीं। इसमें रजनीश चूंकि यहाँ पढ़ाते थे, तो रजनीश, शासकीय रजनीश महाविद्यालय रखा गया। अब उसका नाम हो गया पीएम एक्सीलेंसी कॉलेज जबलपुर। तो ये वही स्थिति है, कपड़े पुराने हैं, काया नहीं। या ये कह सकते हैं पुरानी कार को रंग पेंट करके, रंग रोगन करके, डेंटिंग पेंटिंग करके आपने करा दिया। ब्यूटी पार्लर से हम डेंटिंग पेंटिंग करा के अपनी आ गए, युवा दिखने लगे, पर हैं तो वृद्ध। बाल लगा के मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिए, तो मेरा गंजापन छुप गया, लेकिन मेरी योग्यता या मेरा वो तो नहीं छुपा ना, वो तो उतना ही रहेगी। तो ये सरकार की एक अभिनव योजना है, जो बहुत अच्छी क्रियान्वित हो सकती थी, लेकिन बिना किसी तैयारी के सरकार के द्वारा जो क्रियान्वित कर दी गई है आज, उसके दूरगामी परिणाम मुझे तो अच्छे दिखते नहीं है। देखिए क्या होता है, सरकार की योजना सरकार कर रही है, अच्छा ही होगा। हमारे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी सौगात है कि यहाँ पे बीए, बीकॉम, बीएससी सभी एक ही छत के नीचे का, एक ही अम्ब्रेला में स्टडी होगी। और एक्सीलेंस है तो एक्सीलेंस टीचिंग होगी, एक्सीलेंस स्टाफ होगा, और बच्चे आगे निकल के योग बनेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, इससे मैं भी प्रेरित हूँ, और पीएम एक्सीलेंस के बारे में आप क्या जानते हो उस पर चर्चा करें। आज के लिए इतना ही।